नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जैव विकास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं कि भाई जीवन कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ, क्या सबूत हैं इसके और क्या सिद्धांत दिए गए हैं इसे समझाने के लिए। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से खास बातें निकालकर समझें कि पृथ्वी पर ये जो जीवन का सफर है ये कैसे आगे बढ़ा है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सबूत हैं और जो सिद्धांत हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं। इनसे हमें पता चलता है कि आज हम अपने चारों ओर जीवन की इतनी ज़बरदस्त विविधता क्यों देखते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबूतों से। स्रोतों में एक बड़ा जिक्र है शारीरिक बनावट का। इसमें एक चीज़ है समझात अंग, मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। सोचिए, जैसे वेल का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख और हम इंसानों के हाथ, इन सब की अंदरूनी हड्डियों का जो ढांचा है वो मूल रूप से एक जैसा है। ये कमाल की बात है ना। बिल्कुल, और ये समानता इशारा करती है कि शायद इन सभी का कोई एक साझा पूर्वज रहा होगा। कभी बाद में अलग अलग ज़रूरतें आईं, अलग माहौल मिला, तो ये अंग अलग अलग काम करने के लिए ढल गए। हाँ, इसे अपसारी विकास कहते हैं, शायद डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सही, एक ही पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में जाना। और फिर इसका ठीक उल्टा भी है, समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन्स। हाँ, जैसे तितली के पंख और किसी पक्षी के पंख, दोनों उड़ने के काम आते हैं। बिल्कुल, पर अगर आप उनकी बनावट देखें, उनकी उत्पत्ति देखें, तो बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम अलग। ये अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। मतलब अलग अलग जीवों ने, जिनका आपस में कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं है, एक जैसी चुनौती का हल एक जैसे तरीके से निकाल लिया। क्योंकि शायद माहौल का दबाव एक जैसा था, उड़ने की जरूरत थी। बिल्कुल। फिर एक और दिलचस्प चीज है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हाँ, ये वो अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में तो शायद काम के थे, पर अब उनका कोई खास रोल नहीं बचा है। जैसे वो अपेंडिक्स होता है। हाँ, या हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिर में जो छोटी सी पूंछ जैसी हड्डी है, कॉक्सिक्स। स्रोत कहते हैं कि ये हमारे विकास की कहानी के छोटे छोटे निशान जैसे हैं जो शरीर में रह गए हैं। और हाँ, जीवाश्मों को कैसे भूल सकते हैं, फॉसिल्स। ओ हाँ, जीवाश्म, वो तो जैसे टाइम मशीन है। बिल्कुल, पत्थरों में दबे करोड़ों साल पुराने जीवों के अवशेष। उनसे पता चलता है कि पहले कैसे जीव थे, वो आज के जीवों से कितने अलग थे या कितने मिलते जुलते थे। ये तो विकास का बहुत ही ठोस, मतलब सीधा सबूत है। अच्छा, तो ये तो हो गए कुछ सबूत, पर सवाल ये कि ये बदलाव होता कैसे है। यहां पर आते हैं सिद्धांत। पहला बड़ा नाम जो स्रोतों में आता है वो लैमार्क का है, 1809 में। हाँ, जीन बैप्टिस्ट लामार्क। उनका वो आइडिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो गुण कोई जीव अपने जीवन में हासिल करता है, हाँ, मेहनत करके या माहौल की वजह से, वो अगली पीढ़ी में चला जाता है। वो जिराफ की गर्दन वाला उदाहरण बहुत चलता है इसके लिए, कि ऊंचे पत्ते खाने के लिए गर्दन खींची और वो लंबी होती गई पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, हालांकि आज हमें पता है कि ये वाला सिद्धांत ज्यादातर मामलों में सही नहीं है। जीवन काल में हुए शारीरिक बदलाव आमतौर पर डीएनए में नहीं जाते। लेकिन लैमार्क का योगदान इस मायने में बड़ा था कि उन्होंने पहली बार एक तरह से वैज्ञानिक ढंग से ये कहा कि प्रजातियां बदल सकती हैं, स्थिर नहीं हैं। बिल्कुल, उन्होंने विकास की सोच को आगे बढ़ाया। उनका वो अंगों के उपयोग और अनुपयोग वाला विचार भी इसी से जुड़ा था। पर फिर आए चार्ल्स डार्विन और उनका सिद्धांत तो खेल बदलने वाला साबित हुआ। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, 1831 में उनकी वो बीगल जहाज की यात्रा बहुत अहम थी। उन्होंने दुनिया भर में घूमकर जो देखा उससे उन्हें कई आइडिया आए। उन्होंने देखा कि जीव जरूरत से ज्यादा संतान पैदा करते हैं। हाँ, और उनमें से ज्यादातर बच नहीं पाते। एक संघर्ष चलता है जीने के लिए। और हर जीव दूसरे से थोड़ा अलग होता है, उनमें विभिन्नताएं होती हैं। तो डार्विन ने कहा कि इस संघर्ष में जिन जीवों में ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में थोड़ी ज्यादा मदद करती हैं, वही ज्यादा कामयाब होते हैं। हाँ, इसे ही उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक तरह से प्रकृति चुन लेती है कि कौन सी खूबियां आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, और ये फायदेमंद विभिन्नताएं जब पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होती जाती हैं तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ सकता है। यहाँ तक कि नई प्रजाति भी बन सकती है। बाद में जब जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी की खोज हुई
तब डार्विन के सिद्धांत को और मजबूती मिली। हाँ, उसे नव डार्विनवाद या नियो डार्विनिज्म कहा गया। इसने समझाया कि ये विभिन्नताएं आती कहां से हैं। म्यूटेशन से, डीएनए में अचानक होने वाले बदलाव और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। और फिर प्राकृतिक चयन इन पर काम करता है। और एक और नजरिया भी है ह्यूगो डिवरीज का, उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। हाँ, उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि विकास हमेशा ऐसे छोटे छोटे बदलाव से धीरे धीरे नहीं होता। कभी कभी डीएनए में अचानक कोई बड़ा बदलाव यानी बड़ा म्यूटेशन हो सकता है, जिससे एकदम से नई किस्म या शायद नई प्रजाति ही बन जाए। अच्छा, मतलब बड़े झटके से बदलाव। हाँ, और ये म्यूटेशन किसी भी दिशा में हो सकते हैं, मतलब फायदेमंद भी, नुकसानदेह भी, या शायद बेअसर भी। तो इन सब स्रोतों को देखकर क्या लगता है, निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ तो यही है कि जीवन रुका हुआ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। सबूत साफ दिखाते हैं, चाहे वो हड्डियों की बनावट हो, अवशेषी अंग हो, या फिर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म की विकास हुआ है। और लेमार्क, डार्विन, डिवरीज जैसे विचारकों ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये बदलाव किन प्रक्रियाओं से, किन तरीकों से हो सकता है, प्राकृतिक चयन, म्यूटेशन वगैरह। अगर इसे हम आज के जीवन से जोड़ें तो वो ये सिद्धांत हमें समझाते हैं कि पृथ्वी पर ये जो इतनी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, ये सब कैसे बने। हम इंसान भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है आज के समय में, जब इंसान पर्यावरण को इतनी तेजी से बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन है, तो जीवों पर विकास के कौन से नए दबाव बन रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए, विकास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सब पहले कभी हुआ था और अब बंद हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी इसी वक्त हमारे चारों ओर जीवन बदल रहा है, बिल्कुल ढल रहा है, शायद बहुत धीमी गति से, जिसे हम महसूस न कर पाए, पर ये हो रहा है। इस पर हम सब सोच सकते हैं।